गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो आसान क्वेश्चन होंगे जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, है ना। आपको पता है कि जेईई मेंस कई शिफ्ट में हुए हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए हुए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है केटीजी का क्वेश्चन है। फाइंड टोटल, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक आर की वैल्यू 27/3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, तो आपको इसी फार्मूले का यूज करके बनाना है आपको। तो देखते हैं बनाएंगे इसकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है आपके पास NF/RT डिवाइडेड बाय 2। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपके पास क्या है, गिवन है, आपको दिया गया है 1 मोल, आपको दिया है गिवन क्या है आपके पास गिवन है नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कितनी है 1, है ना। और एफ क्या होता है आपका, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको मैं पढ़ा होगा इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अलग होती है। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस है तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस कुछ इस फॉर्म में हमेशा होता है, O2 की फॉर्म में, हमेशा ये O2 के फॉर्म में होता है। O2 मतलब ये डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू आपके पास होती है 5 के बराबर, है ना। तो F की वैल्यू होगी आपके पास 5 के बराबर। ये 5 क्यों होगा, ये 5 इसलिए होगा क्योंकि आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है वो डाई एटॉमिक गैस है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है। ये है डाई एटॉमिक गैस, है ना, डाई एटॉमिक गैस की वैल्यू 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू N की वैल्यू 1 FRT, F की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 RT के बराबर। तो 5/2 का 5/2, R का वैल्यू 25/3, 27/3। एक्चुअली 25/3 होता है, 27 नहीं, ये 25/3 होता है ना, 25/3 होता है। तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे, ये 25/3 होता है। तो ये 25/3 इंटू T, टेम्परेचर का कितना दिया गया आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है, तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, अगर आपको दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें अगर आप जोड़ दें 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, आंसर आएगा 300 केल्विन। तो इसको आप पुट करें तो 300 केल्विन। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3 से कटेगा, आंसर आएगा 100 से 2 कटेगा, आंसर आएगा आपके पास 50। तो 50 का गुणा करेंगे 5 से, कितना आएगा 250 इंटू 25, आंसर आएगा आपके पास 625 जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है जूल, ये होगा आपका आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि केटीजी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको डाई एटॉमिक गैस के बारे में काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी। तो आप इस क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब आपको फार्मूला पता होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पता होगी। तो आप इसको सिंपली फार्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर लेंगे।
नहीं है क्या पता नहीं है, मुझे वहाँ देखें उधर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लॉजिक गेट से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एंड गेट है ना, जिसपे इनपुट जा रहा है एक ए, एक और एंड गेट है हमारे पास जिसपे इनपुट जा रहा है आपके पास बी, है ना बी। उसके बाद क्या होगा, यहां से एक इनपुट नॉट गेट के थ्रू यहां जाएगा और यहां से एक इनपुट फिर से नॉट गेट के थ्रू यहां पे जाएगा इस तरीके से, और इसका आउटपुट और इसका आउटपुट ले जाएगा आपके पास, ये जाएगा आपका एक्सोर गेट, जिसको बोलते हैं, इस गेट को बोलते हैं एक्सोर गेट, एक्सोर गेट। तो आपको यहां जो आउटपुट मिलेगा इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो ये एक्सोर गेट है, इसका आपको आउटपुट निकालना है। तो अगर हम देखें आउटपुट का इक्वेशन लिखें तो आप जानते हैं अगर ये ए है तो यहाँ से ए मिलेगा, ये ए यहाँ से सिग्नल, अगर ए और बी दो सिग्नल है तो ए अगर आप यहाँ से लेंगे तो ए यहाँ से भी ए ही जाएगा, और अगर ए यहाँ पे तो यहाँ पे जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार। सिमिलरली बी यहाँ है तो बी यहाँ जाएगा, फिर बी यहाँ है तो बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ जाएगा। तो अगर ए यहाँ है बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ है तो ये क्या है आपका एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, इसको डॉट कर देता है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ भी आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, है ना। अब ये जो है इनपुट की तरह जाएगा एक्सोर गेट में। अब जानते हैं एक्सोर गेट का आउटपुट क्या होता है। एक्सोर गेट में जो भी सिग्नल आते हैं वो इसको कुछ इस तरीके से करता है। पहला सिग्नल आ रहा है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट ये पहला सिग्नल है। दूसरा सिग्नल क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा प्लस, देखिए आपके पास दो सिग्नल आ रहे हैं तो एक्सोर गेट क्या करेगा, एक्सोर गेट एक बार इसको आप लिखेंगे, तो हमने लिखा एक बार, फिर आपने इसको लिखा और इसका कॉम्प्लीमेंट किया, और फिर से इन दोनों को लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी। अभी आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक्सोर गेट होता है, अगर हम यहाँ देखें एक्सोर गेट है ना, अगर ये एक्सोर गेट है, अगर एक्सोर गेट में इनपुट आप ए देंगे और बी देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एक्सोर ए एक्सोर बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। मतलब आपको दोनों बार ही ए बी लिखना है, लेकिन एक बार कॉम्प्लीमेंट इसमें लगाना है, एक बार कॉम्प्लीमेंट इसमें लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, और आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका पास आएगा, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, है ना। अब
कॉम्प्लीमेंट को डी माइवर थ्योरम से लिखेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट पहले से है, इसके बाद एक बार और कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर ये कॉम्प्लीमेंट इस पे जाएगा, ये बन गया ये। अब जानते हैं आप लोगों ने डी माइवर थ्योरम पढ़ा होगा, प्लस का प्लस, फिर से यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी में कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी। तो अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से कि ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल है, तो आपको आंसर आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ए का ए से गुणा हुआ क्या बनेगा ए, बी कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट से गुणा हुआ क्या बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट बी का बी। तो ये आपका आउटपुट मिल गया। तो यहां से आप इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रूथ टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, देखो ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है, ट्रूथ टेबल समझते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है, आपको पूछा गया था ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल आपसे पूछा गया था। ट्रूथ टेबल आपके पास क्या होता है, अगर आप इनपुट ए देंगे और बी देंगे और आप आउटपुट चाहते हैं तो एक बार 0 रखिए 0, फिर 1 रखिए, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1। देखिए आपको आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट का इक्वेशन आपके पास आया है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो अगर इसमें 0 और 0 की वैल्यू पुट करें, तो अगर ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू 0 पुट करने से बी का वैल्यू कुछ भी पुट करें 0 को गुणा होगा तो आंसर जाएगा 0। तो 0 और ये कितना हो गया, ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे सिमिलरली फिर से 0, आंसर आ गया 0। तो 0 0 पे आउटपुट आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली 0 1 पुट करेंगे तो 0 1 पुट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा आपका 1 के बराबर आएगा, यहाँ पे भी 1 के बराबर आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा 0 के बराबर। तो ये आपका आउटपुट आएगा एक्सोर गेट का आउटपुट, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा। इसमें एक्सोर गेट का आउटपुट आपसे पूछा गया था। इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि स्टेटमेंट 1 देखेंगे। स्टेटमेंट 1 आपके पास दिया गया है।
कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो मून का अर्थ से ज्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट 2 आपको दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है मून का और जो टाइम पीरियड होगा अर्थ का, टाइम पीरियड मून का वो लेस देन है अर्थ से, है ना। तो ये निकालना होगा, हमें चेक करना होगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि अर्थ का टाइम पीरियड निकालेंगे तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, अर्थ का टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 डे, है ना। सिमिलरली मून का आप जानते हैं, मून के लिए कितना होता है ये टाइम, 229 डे, है ना। आपको पता होगा कि जो अर्थ है सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 डे का समय लेती है। सिमिलरली जो मून है अर्थ के चारों चक्कर लगाने में एक टाइम पीरियड में 29 डे का समय लेती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ का मून से ज्यादा है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको सही है ना। आपको ये भी पता होगा कि ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। दैट मींस ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। मतलब अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या होगा, कम, तो अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो ओमेगा होगा कम। दैट मींस टाइम पीरियड इसका ज्यादा है, टाइम पीरियड आपका अर्थ का ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। तो आप बोल सकते हैं कि जो ओमेगा होगा अर्थ का वो मून से कम होगा, मून का ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आपका दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। तो ये आप पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर से स्टेटमेंट दिया गया है। दो स्टेटमेंट आपके पास होंगे फिर से, है ना। फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे, जो दोनों स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट लिखा क्या है। उसके बाद स्टेटमेंट को फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है आपके पास, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दो आपके पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है आपके पास कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is 0 in equipotential surface, सेकंड में लिखा है कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है आपके पास वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये आपको बताना है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये कि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से होता है। ये V1, ये V2, ये V3, ये V1, ये V2, ये V3। ये जो लाइनें मैंने बनाई हैं
इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 बराबर होगा। सिमिलरली ये जो लाइन मैंने जो बनाई है इस किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो V2 बराबर होगा। वैसे ही हम V3 के लिए भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है। अब आप देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का फार्मूला होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, है ना, cos थीटा। और इनके बीच में अगर आप वर्क करवाएंगे भी तो आप देखेंगे कि जो थीटा है 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है आपके पास 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। अब ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन लग रहा है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा। आपने पढ़ा होगा कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर वहां पे अगर आप यूनिट चार्ज को छोड़ दें तो उस पे लगने वाला फोर्स डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा और वोल्टेज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, है ना। एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री बनने से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 बनने से क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। मतलब आपका स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी आपका सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्क डन होता है दूसरे फार्मूले से समझ सकते हैं। जो वर्क डन होता है वो होता है वोल्टेज इनटू चार्ज के मल्टीप्लिकेशन बराबर है। Vg का मतलब होता है वोल्टेज, Vg का मतलब होता है वोल्टेज इनटू चार्ज के बराबर। तो चार्ज मान लो आपने एक यूनिट कूलम चार्ज ले लिया तो Q, लेकिन अगर आप किसी एक ही सरफेस मूव करें, मान लीजिए आप यहां से लेके यहां तक मूव कर रहे हैं, यहां से आप यहां मूव कर रहे हैं, यहां से आप यहां मूव कर रहे हैं, इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं तो यहां से जब यहां आएंगे तो इसका पोटेंशियल भी V1 है, इसका पोटेंशियल भी V1 है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। तो वोल्टेज अगर 0 होगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में एग्जाम में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देते हैं जहां पे अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं।